हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे जो पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया है भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो 1773 से लेकर 1947 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में उसकी थ्योरी डिस्कस की है, उसके नोट्स को डिस्कस किया है। जिस किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। 51 क्वेश्चंस का ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक 1 to 51 आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, अपना आंसर लिखते रहिए और साथ ही साथ मैं जो उसका सही आंसर बताऊंगा वो सही आंसर लिखते रहिए, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा आपने जो लास्ट वीडियो देखा उसका, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हो पा रहा है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इन विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। इसका अपना अपना सही आंसर आप लोग मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस एक्ट के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। बाय विच एक्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इस्टेब्लिश्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। अपना अपना सही आंसर आप लोग मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो सही आंसर है इसका वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसके तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था। बाय विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रिनेम्ड एज गवर्नर जनरल। इसका जो सही आंसर है आप लोग अपना अपना पहले आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई थी, यानी कि इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता वॉज इस्टेब्लिश्ड। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अपना अपना सही आंसर आप लोग मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1774 में। एक्ट था 1773 लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 1774 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, यानी कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता। चार ऑप्शन से अपना अपना आंसर आप लोग मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सर एलिजा इम्फे है। सर एलिजा इम्फे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है किस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई थी। इन विच एक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली ऑफ गवर्नर जनरल वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 6। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग अपना आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किस एक्ट के तहत नियंत्रण परिषद के अधिकारियों की तनख्वाह भारतीय कोष से देने का प्रावधान किया गया था। बाय विच एक्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर स्टार्टेड टू ड्रॉन फ्रॉम इंडियन फंड। इसका जो सही आंसर है पहले आप लोग अपना आंसर मार्क करेंगे। उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 से जो गवर्नर जनरल की जो नियंत्रण परिषद के जो अधिकारी होते थे उनकी तनख्वाह भारतीय कोष से देना शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। किस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। बाय विच एक्ट ₹1 लाख वॉज अलॉटेड फॉर इंडियन एजुकेशन। इसका अपना अपना आंसर आप लोग मार्क करेंगे। उसके बाद जो इसका सही आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आता है किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। बाय विच एक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एडवर्टाइज देयर रिलीजियन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 है जिसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। किस एक्ट के तहत
ईस्ट इंडिया कंपनी के चीनी और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समस्त एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। बाय विच एक्ट द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ चाइना एंड शुगर वर एंडेड। यहाँ पर एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट हुआ। इसका जो सही आंसर है आप लोग अपना अपना मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813 होगा। यानी कि चार्टर एक्ट 1813 में ये प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी भारत में व्यापार करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन चीन के साथ जो व्यापार होगा और जो चीनी का व्यापार होगा, इन दो को सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? बाय विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज रीनेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो आप लोग अपना अपना पहले आंसर मार्क करेंगे, उसके बाद जो सही आंसर है इसका वो ऑप्शन नंबर सी है, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ये ऐसा एक्ट था जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चीन और चाइना के साथ चीनी का व्यापार था और जो चाइना के साथ व्यापार था, इन दो व्यापार का एकाधिकार बनाए रखा गया था। लेकिन अब पूछा गया कि किस एक्ट के तहत सारे एकाधिकार जो टोटल मोनोपोली थी उसकी वो खत्म कर दी गई थी। बाय विच एक्ट द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड कम्प्लीटली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आता है, किस एक्ट के तहत विधि आयोग की स्थापना की गई थी? बाय विच एक्ट द लॉ कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। लॉ कमीशन किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश की गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप लोग लगाएंगे। उसके बाद जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, किस एक्ट के तहत एलन वारो ने दास प्रथा का अंत किया था? ये जो एलन वारो थे, बाय विच एक्ट द एलन वारो एंडेड द स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम का जो एंड किया था वो किस एक्ट में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, किस एक्ट के तहत भारतीयों का देश के प्रशासन में भाग लेना संभव हुआ था? बाय विच एक्ट इट बिकेम पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री फॉर इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे? बाय विच एक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर डिस्टिंग्विश्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग अपना अपना आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद जो सही आंसर है वो आता है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अपना अपना आंसर आप लोग मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था? बाय विच एक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। इसका जो सही आंसर आप लोग अपना अपना मार्क करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। जो 1857 का जो रिवोल्यूशन हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन लेके ब्रिटिश ताज के हाथों में दे दिया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद भारत के वायसराय के नाम में परिवर्तित कर दिया गया था? यानी कि पहले गवर्नर जनरल बोलते थे लेकिन अब उसको भारत का वायसराय बोलते थे। बाय विच एक्ट द गवर्नर जनरल वॉज रिनेम्ड एज द वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। 1858 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जिनको कि हम क्वेश्चंस के तौर पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, भारत का पहला वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ध्यान से इसका सही आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किस एक्ट के तहत भारत सचिव का पद सृजित किया गया था? बाय विच एक्ट द पोस्ट ऑफ भारत सचिव वॉज क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, 1858 का भारत सरकार एक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, किस एक्ट के तहत भारत में चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी? बाय विच एक्ट द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इलेक्शन सिस्टम किस एक्ट के तहत शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1892। जो भारत सरकार अधिनियम 1892 था, उसके तहत भारत में चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। किस एक्ट के तहत प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को केंद्रीय बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? बाय विच एक्ट द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज वर एम्पावर्ड टू आर्ग्यू ओवर द सेंट्रल बजट? क्वेश्चन नंबर 24 का अपना अपना सही आंसर लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1892। 1892 का भारत सरकार अधिनियम था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो प्रांतीय परिषदों के सदस्य थे, जो स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स थे, वो सेंट्रल बजट पर बहस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आता है, कौन सा एक्ट मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है? विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो एक्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909, 1909 का भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 26, 26 है, किस एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी? विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्शन सिस्टम फॉर मुस्लिम्स? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई तरीके से घुमा घुमा के भी पूछा जाता है। इसको ये भी पूछा जाता है कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, मतलब अलग संप्रदाय के लिए एक अलग चुनाव प्रणाली बनाई गई थी, तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू करने वाला एक्ट कौन सा था? तो वो था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909, जिसको कि मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, वायसराय की कार्यकारी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय? ये फर्स्ट मेंबर थे, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, कौन सा एक्ट मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट? ऑप्शन है आपके पास ABCD, अपना सही सही आंसर लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में किस एक्ट में राज्यों में द्विशासन पद्धति शुरू की गई थी? इन विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरची सिस्टम इन स्टेट्स? द्विशासन पद्धति भी बोलते हैं और इसको द्वैध शासन पद्धति भी बोलते हैं। तो ये किस एक्ट के तहत शुरू किया गया था? अपना अपना सही आंसर इसमें आप लोग मार्क करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, किस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदन प्रणाली शुरू की गई थी? विच एक्ट इंट्रोड्यूस द 2 हाउस सिस्टम इन द सेंटर? इसका जो सही आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। आप देख रहे हैं 1919 के जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से उससे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। 1909 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है और 1919 जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, किस एक्ट के तहत मुस्लिमों के अतिरिक्त सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली शुरू हुई थी? विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्शन सिस्टम फॉर सिख, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस? सिख, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस के लिए, अभी तक तो मुस्लिमों के लिए थी, मुस्लिमों के लिए हुई थी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो थी 1909 में हुई थी, लेकिन अब सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस के लिए भी शुरू कर दी गई थी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑप्शन नंबर बी, 1919 में, जो जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? विच एक्ट इंट्रोड्यूस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूनियन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन बोलेंगे। लोक सेवा आयोग का सिर्फ गठन हुआ था, इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आगे चल के बाद में बोला गया था। तो किस एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन भारत कब आया? ये 1 वर्ड टाइप के आंसर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये 1 वर्ड टाइप है बिल्कुल, लेकिन याद करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ आप जितनी बार करेंगे उतना ही पक्का याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, अपना अपना सही आंसर मार्क करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 1942 को
22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आएगा कि वेवल योजना भारत में कब लागू हुई थी। व्हेन द वेवल स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो वेवल योजना कब लागू हुई थी, इसका आप लोग अपना अपना सही आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो 4 जून 1945, 4 जून 1945, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शिमला समझौता कब आयोजित हुआ था। व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 36 का अपना अपना आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे शिमला समझौता भी 1945 में ही हुआ था, लेकिन 25 जून 1945 को हुआ था ये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, व्हेन कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया। गैस भी कर सकते हैं जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता है, पढ़ाई नहीं की है जिन लोगों ने, या फिर जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो वो लोग गैस कर सकते हैं। बाकी जो जिसको सही आंसर पता है वो लोग अपना सही आंसर मार्क करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। जिस किसी ने डिटेल में पढ़ा है उसको पूरे पूरे नाम याद होंगे, मैंने इसमें शॉर्ट नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम अलेक्जेंडर एंड जॉन्स, सेकंड है क्रिप्स अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस, थर्ड ऑप्शन है क्रिप्स जॉन्स एंड पॉल, फोर्थ ऑप्शन है पॉल अलेक्जेंडर एंड जॉन्स। अपना अपना सही आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिप्स अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। इनका जो पूरा नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द कैबिनेट मिशन। अभी हमने बताया कि 3 मेंबर थे इसमें, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, बट इसमें अध्यक्ष कौन था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो ऑप्शन नंबर सी पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस वॉज द चेयरपर्सन ऑफ कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में अंतरिम सरकार बोलेंगे इसको, इंटरिम गवर्नमेंट थी ये। व्हेन वॉज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंडिया। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। इसका अपना अपना सही आंसर आप लोग मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अगस्त 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, 41 माउंटबेटन योजना भारत कब आई। मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन, माउंटबेटन प्लान, व्हेन द माउंटबेटन प्लान केम टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोग अपना अपना आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका जो सही आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर सी है, 3 जून 1947 को, ऑप्शन नंबर सी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना इंडिया आई थी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, कब आयोजित की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 9 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको काफ़ी याद रखेंगे अच्छे से। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 43, संविधान सभा की में कितने महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। हाउ मेनी वुमेन SC एंड ST मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसका सही आंसर जो है वो 15, 26, 33 होगा। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं 15, 26, 33। 15 महिलाएं थी, 26 SC मेंबर्स थे एंड 33 ST मेंबर्स थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आता है, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा थी उसका पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था। अब आते हैं परमानेंट चेयरपर्सन पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के, क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के पहले और स्थायी अध्यक्ष थे। अभी तक हमने जो पिछले क्वेश्चन में देखा था वो पहले अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात की गई थी, और जो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो HC मुखर्जी थे। HC मुखर्जी जो थे वो उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। वैसे तो अगर देखा जाए तो संविधान सभा में 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो देसी रियासतें थी वो अलग हो गई थी और कुछ मुस्लिम शासक जो थे वो शामिल नहीं होते, तो इस प्रकार टोटल सिर्फ 299 सदस्य रह गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आता है, संविधान सभा का विधि एवं संवैधानिक सलाहकार कौन था। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट
या लीगल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। लीगल एडवाइज़र कौन था? ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. राव। बी.एन. राव थे जो थे लीगल एडवाइज़र या फिर कॉन्स्टिट्यूट एडवाइज़र भी थे संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 48 आता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया? बाय होम एंड व्हेन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड। इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू का सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? अभी तो पिछले हमने क्वेश्चन में देखा था संविधान सभा वो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब आ रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा द्वारा कब इसको स्वीकार किया गया था। तो प्रस्तुत कब किया गया था? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 51 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आता है कि संविधान सभा का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूट डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। बताएंगे आप लोग 26 जनवरी को क्या है? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, 26 नवंबर इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। इसी तरीके के एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल को देखने के लिए और इसके नोट्स को पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिस किसी ने इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है जिसमें कि हमने थ्योरी को डिस्कस किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाइए देखिए और फिर से इसको आप लगाइए। ये जो 51 क्वेश्चंस हैं, अगेन जो स्कोर आपका आता है वो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी जो लेवल है उसको जज कर सकते हैं। तो थैंक यू।